प्रमुख बात तो ये है कि हरियाणा में से जाट और पहलवान निकाल दिया जाए तो फिर हरियाणा में बचता ही क्या है। किसान किसान रह जाता है, तो किसान भी जाट है, किसान ही पहलवान है। जेजेपी को वोट दिया तो उन्होंने सोचा था कि उनके जाट समुदाय का कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, उनको कुछ अच्छा मिलेगा या उनको सपोर्ट करेगा। पर दुष्यंत कुमार जी ने ना तो सपोर्ट किया किसान कम्युनिटी को, ना उन्होंने किसी अच्छी तरह से रूल किया। तो इस वजह से वो जाट भी खिलाफ हो गए उनके, और इसी वजह से जो है नॉन जाट है वो भी खिलाफ हो गए। वहां के मामले में थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, पर वहां पे 3.5 लाख के करीब तो पंजाबी कम्युनिटी है, और तकरीबन 3.5-4 लाख जो है वहां पर मेव रहते हैं, जो विभिन्न विभिन्न जातियों के, जिनमें यादव है, जाट है, राजपूत है वगैरह। तो उन सबका जो रुझान है वो इसकी तरफ है, अपना कांग्रेस पार्टी की तरफ है, क्योंकि एक तो बीजेपी ने मनोहर लाल जी खट्टर को हटा दिया बिना वजह। भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्थाएं थी, भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार था दलित लोगों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ, उसको देखते हुए तो जितनी भी जो दलित वोटर है वो सारे के सारे कांग्रेस की तरफ लामबद्ध हो रहे हैं। जो भी बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में जाता है उसको या तो काले झंडे दिखाए जाते हैं, यहाँ बीजेपी नहीं, यहाँ तक कि बीजेपी के जो साथ काम कर रहे थे, जेजेपी के जो लोग हैं, उनके जो सुप्रीमो है जेजेपी के, उनको भी बहुत बुरी तरह से गांव के लोगों ने ट्रीट किया है। और कई गांव में तो एक बोर्ड लगा के रखा है कि ये पंचायत का निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति बीजेपी या उसके साथ के किसी व्यक्ति की गांव में पब्लिक मीटिंग करवाएगा या उनको एंटरटेन करेगा तो उस पर 51,000 रुपए पंचायत की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 और इस चर्चा में हरियाणा विशेष। बीजेपी की सरकार है वहां, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सैनी साहब को बनाया गया मुख्यमंत्री। हरियाणा की जब बात करते हैं तो किसान और पहलवान की बात जरूर आती है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच समझौता है। कुरुक्षेत्र एक आम आदमी पार्टी के हिस्से है, बाकी 9 सीट पे कांग्रेस को चुनाव लड़ना। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। बहरहाल बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और जहां जहां जाते हैं, प्रचार करने जा रहे हैं। कुछ वीडियोस हमने देखा कि जबरदस्त विरोध हो रहा है। हरियाणा के चुनाव में किसानों और पहलवानों के अलावा क्या होगा सोशल कंपोजिशन और क्या होंगे मुद्दे, इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ राकेश यादव जी हैं, पूर्व जज हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत लंबे अंतराल के बाद हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन व्यावसायिक व्यवस्था के कारण मैं भी इधर-उधर रहता हूँ। बहरहाल राकेश जी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सिरसा का एक वीडियो मैंने देखा था, शायद वहां बीजेपी के उम्मीदवार प्रचार करने गए थे, लोगों ने दौड़ा दिया। क्या-क्या मुद्दे हैं किसानों और पहलवानों के अलावा, और कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? कांग्रेस के बारे में, हरियाणा कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वहाँ गुटों के अंदर गुट है, कई तरह की गुटबंदी है, जिसकी वजह से चुनाव कांग्रेस वहाँ पे दिक्कत होती है चुनाव में। क्या है मसला? गुटबंदी बंद हुई है, नहीं हुई है? अभी एक जो बीजेपी के बड़े नेता थे, वो अभी कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है। क्या गुटबंदी बंद हुई है, नहीं हुई है? क्या होगा इस लोकसभा चुनाव में? क्या होंगे मुद्दे? तमाम पहलू पर बात करते हैं। स्वागत है सर। जी, नमस्कार। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। रतनलाल जी, हमारा जो हरियाणा है वो लगभग 3 बेल्ट है हरियाणा की, वो 3 बेल्ट में बटा हुआ है। जी। जो पहली बेल्ट है उसमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद का अपर पार्ट और कैथल और कुरुक्षेत्र ये जो आते हैं, ये एरिया है। और इस एरिया का जो प्रभाव है थोड़ा थोड़ा पंजाब से साथ लगने की वजह से, जो पंजाब में जो एक्टिविटीज होती हैं कैसी भी हो, अच्छी बुरी जैसी भी होती है, उनका सबका असर इन पे रहता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें पंजाब के सभी जो किसान थे उन्होंने भाग लिया था, और उसमें भाग लेने की वजह से उनकी परस्पर रिश्तेदारी, जैसे को कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध है, तो यहाँ के लोग जो है यहाँ नाक तक भरे हुए हैं। और इस वजह से वहां पर जो भी बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में जाता है उसको या तो काले झंडे दिखाए जाते हैं,
यहाँ बीजेपी नहीं, यहाँ तक कि बीजेपी के जो साथ काम कर रहे थे, जेजेपी के जो लोग हैं, उनके जो सुप्रीमो हैं जेजेपी के, उनको भी बहुत बुरी तरह से गांव के लोगों ने ट्रीट किया है। और कई गांव में तो एक बोर्ड लगा के रखा है कि ये पंचायत का निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति बीजेपी या उसके साथ के किसी व्यक्ति की गांव में पब्लिक मीटिंग करवाएगा या उनको एंटरटेन करेगा तो उस पर 51,000 रुपए पंचायत की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। ये सब चीजें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो इस पूरी बेल्ट पे बीजेपी का कोई भी अब आधार नहीं रहा और सारा का सारा आधार बीजेपी खो चुकी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कापड़पाड़, कैथल और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर जो अर्बन वोट है वो अर्बन वोट इतना ज्यादा नहीं है कि जैसे मान लो गुड़गांव हो गया या रेवाड़ी हो गया या इस तरह के कोई बड़े बड़े शहर हो गए, ऐसे बड़े बड़े शहर नहीं है। तो बीजेपी का जो आधार है ज्यादातर शहरों में, अर्बन एरियाज में रहता है। तो यहाँ पर जो अर्बन एरियाज कम होने की वजह से और किसान ज्यादा होने की वजह से, ग्रामीण इलाका ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पर जो भी उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, देखिए कि सिरसा फतेहाबाद से उन्होंने उतारा अशोक तंवर जी को। अब अशोक तंवर जी का वहां पर खुल्लम खुल्ला लोगों ने विरोध किया, उनको काले झंडे दिखाए, वो जहां भी जिस भी जगह गए। और उसके बाद लगभग उन लोगों ने अपना प्रचार एक बड़ी स्लो स्पीड पे कर दिया है कि शायद व्यवस्था या शायद कोई ऐसा स्थिति में सुधार हो जाए कि उनका थोड़ा सा पैर वहां पर जम सके, पर अभी तक उनका पैर जमा नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जींद में, कैथल में वही हाल है। तो कुछ चीजें तो आ रही हैं, कुछ चीजें नहीं भी आ रही हैं। तो सोशल मीडिया से ही हमारे को जो है सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इन चीजों को दिखाएगा नहीं। तो आप देखेंगे कि इसके बाद जो दूसरा एक हरियाणा में जो राइट साइड में है वो है अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। तो यमुनानगर जो है वो भी, क्योंकि थोड़ा बहुत पंजाब से उसका रिलेशन है, पंजाब के साथ टच करता है, तो उसका भी कम और बेश ऐसा ही सिरसा फतेहाबाद जैसा हाल है। और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी जो है उनका ऐसा ही हाल है। इनेलो के तो बारे में ये कहा जा सकता है कि इनेलो तो हाशिए पे चली गई है, अभी उनका कोई कैंडिडेट भी ऐसा नहीं है कि जो मैदान में आया हो, तो उनके बारे में कोई रिएक्शन नहीं दी जा सकती। जो दूसरी बेल्ट है अंबाला और पंचकुला की, तो अंबाला पंचकुला का ये हाल है कि वहां पे अर्बन लोग भी हैं और ग्रामीण लोग भी हैं, शहरी और ग्रामीण दोनों हैं। तो वो जो सीट है वो रिजर्व है। अब रिजर्व सीट पर देखिए कि जो भी आम जनता है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्थाएं थी, भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार था दलित लोगों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ, उसको देखते हुए तो जितनी भी जो दलित वोटर हैं वो सारे के सारे कांग्रेस की तरफ लामबद्ध हो रहे हैं। तो इस वजह से वहां पर भी बहुत अच्छा कांग्रेस के परफॉर्म करने की पूरी पूरी उम्मीद है। और मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तो कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में घोषणा तक नहीं हुई है कि भाई कौन आदमी उतरेगा और कौन आदमी नहीं उतरेगा। तो बिना सामने कैंडिडेट हुए जब किसी भी पार्टी के कैंडिडेट का या किसी भी पार्टी का विरोध होता है तो उससे आम जनता की जो मानसिकता है उसका पता लगता है कि वो लोग उनसे इतने इतने बुरी तरह से खफा है कि अब की बार कैंडिडेट कोई भी हो तो जो वोट पड़ेगा वो बीजेपी के विरोध में जरूर पड़ने जा रहा है। अब देखेंगे कि इसके बाद शुरू होता है हिसार, जींद, पानीपत और करनाल। हिसार जो है वो जो एरिया है उसमें बिश्नोई है, जाट है और बाकी सभी लोग हैं उसमें, तो उसका भी बड़ा ये एक समझे कॉस्मोपॉलिटन टाइप कल्चर है वहां पर। वो ना तो जाट बाहुल्य कह सकते हैं उसको, ना बिश्नोई बाहुल्य कह सकते हैं, तो एक मिक्स सा उसका हिसार का है। तो हिसार में भी अभी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया है, पर हिसार के लोग भी अपना रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं कि भाई अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट आएगा हमारे पास तो हम उसको इस पर बायकॉट करेंगे। फिर उसके बाद आता है जींद का लोअर पोर्शन, करनाल और पानीपत। तो करनाल और पानीपत जो है वो पंजाबी बाहुल्य एरिया कह सकते हैं आप उसको, और इंडस्ट्रियलिस्ट बाहुल्य का एरिया भी कह सकते हैं आप उसको। तो आज जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी छोटी छोटी पानीपत में फैक्ट्रीज है दरी बनाने की, चद्दर बनाने की, कंबल बनाने की, उन लोगों ने जो दंश सहन किया है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के इस शासन में, उसकी वजह से वो लोग अब बस
गम खाए हुए बैठे हैं। मेरी 1-2 व्यापारियों से भी पहले बात हुई थी, तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले। तो उनका कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं इनके बिल्कुल खिलाफ हैं, और उसके बारे में हम रिएक्ट तब करेंगे जब इलेक्शन अगला आएगा। उससे पहले हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो पार्टी है बहुत ही विंडिक्टिव है, हमें नुकसान हो सकता है किसी भी सूरत में। तो उनका जो रुझान है वो पता लगेगा जब इलेक्शन आएगा, और इलेक्शन के अंदर मोमेंटम आएगा, धीरे-धीरे इलेक्शन चढ़ेगा, तो उसका तब पता लगेगा। पर मेरे को लगता है कि वहां भी कांग्रेस का ग्राफ इस बार पहले से बहुत अच्छा रहेगा। फिर देखिए कि हमारा भिवानी का एरिया आता है, रोहतक का एरिया आता है, झज्जर आता है, सोनीपत आता है। ये सारे के सारे जिसको हरियाणा का आप दिल कह सकते हैं, सेंट्रल वो कह सकते हैं, या जाटलैंड भी कहा जाता है जिसको कभी-कभी। यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ है, क्योंकि सभी जो जाट समुदाय के लोग हैं, हरियाणा में कहीं भी हो, चाहे वो नारनौल के हल्के में हो या महेंद्रगढ़ के हल्के में हो, कहीं भी हो, उन्होंने एक मत से इनको भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को अपना नेता मान लिया है। और इसका फायदा इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी मिलेगा, और जो असेंबली के इलेक्शन होंगे उसमें भी मिलेगा। तो यहाँ से बिल्कुल एकदम से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ सी है। और जो सबसे कमजोर एरिया जिसको कहा जा सकता है कांग्रेस के लिहाज से, तो वो बनता है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव और फरीदाबाद। महेंद्रगढ़ क्योंकि मेरा जिला है, तो मैं महेंद्रगढ़ जिले के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, और क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्टिव भी हूं पॉलिटिक्स में, तो लोगों से मिलते भी रहते हैं। तो यहाँ की जो कास्ट इक्वेशन है, हमारी कास्ट इक्वेशन के हिसाब से जो हमारा एरिया है वो अहीर बाहुल्य कहा जा सकता है। तो उस अहीर बाहुल्य एरिया में हमारे जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी से खफा है। ये तो नहीं है कि सारे के सारे खफा हैं और एन ब्लॉक वोट करेंगे। अभी भी कुछ लोग बच रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहते हैं। पर उसके अलावा जो दलित वर्ग है, एससी एसटी कम्युनिटी है, या जिनको दबे कुचले कह सकते हैं, उन्होंने पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर ये देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक उनका भला कर सकती है, किस हद तक उनको क्या दे सकती है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये है, अब वो कहने लगे हैं कि भाई ये जो अनाज दे रहे हैं 5 किलो, ये कोई नई बात नहीं है, पहले कांग्रेस भी हमें देती थी और उसी का हमारे को आगे कंटिन्यूअसली निरंतर चल रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई विशेष उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। और अब की बार लगभग सभी लोग जो एसटी कम्युनिटी के हैं, जो हमारे यहाँ तकरीबन किसी एरिया में, हमारे में तो 21 से लेकर 25% तक आते हैं, तो वो लोग एन ब्लॉक जो है कांग्रेस को वोट देने की पूरी मन बनाए हुए हैं। जहां तक गुड़गांव का सवाल है, गुड़गांव का जो एरिया है उसमें देखेंगे आपके हमारे जो राजा साहब हैं इंद्रजीत सिंह जी, उनकी एक छवि है कि वो बहुत ईमानदार आदमी है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा सोना है हमारे राव साहब की जो हमारे कानों को काटे जा रहे हैं। एक बात है बिल्कुल कि उन्होंने कोई ऐसे बेईमानी अपनी जिंदगी में नहीं की, किसी से पैसा नहीं लिया नौकरी का, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा नहीं खाया है, कुछ नहीं किया ऐसा। तो उनकी छवि जो है, व्यक्तिगत छवि आप समझ के चलेंगे तो वहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा मामला ठीक है। बाकी वहां पर जो मेवात का एरिया आता है गुड़गांव में, वो तो बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं करेगा। फर्रुखाबाद हो गया, सोना हो गया, इधर का कोई आदमी अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा है। वहां पर सिर्फ जो है कांग्रेस को अगर थोड़ा बहुत नुकसान है तो वो इसी वजह से है कि जो हमारी यादव कम्युनिटी है वो अभी भी राव इंद्रजीत सिंह के साथ खड़ा होकर के काम कर रही है। और दूसरा ये है कि जो गुड़गांव और बादशाहपुर है, वो दोनों के दोनों जो एरिया है लगभग अर्बनाइजेशन हो गया है। अर्बनाइजेशन होने की वजह से गुड़गांव में बाहर के लोग आके बस गए हैं, बिहार के, एमपी के, कैलकाटा, इधर मतलब सब जगह से। तो एक तरह से वो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है गुड़गांव को। तो वहां पर इस बात के बारे में कि किसको वोट देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। पर आज का जो टेक्नोक्रेट है, ये बात ठीक है कि टेक्नोक्रेट अब थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से विमुख हुआ है, पर इतना विमुख नहीं हुआ है कि वो सड़कों पर उतर के और भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आईआईएम लखनऊ के अंदर इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है, उसमें पैसे भी बहुत लगते हैं और आम आदमी तो अब उसमें पढ़ा भी नहीं सकता। हमारे जैसे पिछड़े वर्ग की या दलित वर्ग की तो बात ही दूर है। तो वहां पर जो प्लेसमेंट होता था, बहुत अच्छे से प्लेसमेंट होता था, बच्चों को अच्छी नौकरी मिलती।
पिछली बार जो प्लेसमेंट हुआ उस प्लेसमेंट में कोई भी इंडस्ट्री आईआईएम अहमदाबाद में नहीं आई, और इसी वजह से वहां आईआईएम अहमदाबाद के जो डायरेक्टर है या जो वहां पे फैकल्टीज हैं, उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आए, कोई किसी तरह से आईटी की कंपनी आए और आकर के हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हो, वरना हमारी तो इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। पर दिक्कत ये है कि ये सब चीजें आती नहीं है, इसमें खबरों में नहीं आती है। तो इस वजह से जो पुराने लोग हैं, जहां तक मैं कहूंगा कि आप एक बात देखिए कि कैसे, अजीब सी बात लगती है मेरे को, वैसे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, कि जो लोगों को नौकरी कांग्रेस के 70 साल के राज में मिली, जिनको पेंशन कांग्रेस के राज में मिली, आज उनको 40,000 से लेकर 70-80,000 तक जो पेंशन मिल रही है, वो लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है, कांग्रेस की दी हुई पेंशन के ऊपर उनका जीवन निर्वाह हो रहा है। तो जो हमारे रिटायर्ड अंकल हैं, जिनके जिनके बारे में कहा जा सकता है, जो तकरीबन 60 से लेकर 75-80 साल तक के हैं, वो सारे दिन जो है इसी के ऊपर गाल बजाते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। तो मैंने एक सज्जन से पूछा कि आपको क्या पेंशन मिलती है, क्या मिलता है? हाँ जी, मेरे को पेंशन मिलती है। तो जब कांग्रेस ने कुछ किया नहीं तो आप अपनी पेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं है। तो वहां गुड़गांव का जो है, गुड़गांव के मामले में थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, पर वहां पे 3.5 लाख के करीब तो पंजाबी कम्युनिटी है, और तकरीबन 3.5-4 लाख जो है वहां पर मेव रहते हैं, जो विभिन्न विभिन्न जातियों के, जिनमें यादव है, जाट है, राजपूत है वगैरह। तो उन सबका जो रुझान है वो इसकी तरफ है, अपना कांग्रेस पार्टी की तरफ है, क्योंकि एक तो बीजेपी ने मनोहर लाल जी खट्टर को हटा दिया बिना वजह, और मनोहर लाल जी का जैसा भी कार्यकाल था, उनसे भी निचले दर्जे के व्यक्ति को हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दिया। और आप अचंभा करेंगे कि आज रोज तक, पिछले 25-30 दिन हो गए उनको बने हुए, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनकी नेम प्लेट तक नहीं बदली गई है, कागज पे अपने बाबू से प्रिंट करवा करके चिपका चिपका के काम चला रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि इधर जो है इसका पूरा पूरा कंटेस्ट है। और जहां तक ये बात भी मैं बता दूं कि जहां तक लिस्ट का सवाल है कि कांग्रेस के प्रत्याशी क्यों नहीं डिक्लेयर किए जा रहे हैं, अभी इतना तो मेरा कभी किसी से बात नहीं हुई, पर मेरा अनुमान ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने जो प्रत्याशी हैं उनको बदलने की कोशिश कर रही है, और इस बार कांग्रेस पार्टी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। फूक फूक कर कदम रखने की वजह से पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, हरियाणा में जो उन्होंने शुरू किया था बनाना, उनसे रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं, जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन बना है। और यहाँ के जो प्रभारी हैं मिस्टर दीपक बाबरिया, वो बड़े मेटिकुलस हैं इस मामले में कि जिस व्यक्ति का क्लेम बनता है, कोशिश की जाए कि उसी को यहाँ से टिकट दी जाए। अब आप समझ पा सकते हैं कि जो पहले समय से लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने बिना कुछ किए, बिना कोई प्रयत्न किए, पहले जब टिकट मिल जाती थी कांग्रेस में किसी अच्छे जमाने में, तो वो आज भी टिकट मांग रहे हैं, पर उनको दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसके बारे में आज भी मंथन चल रहा है। तो मैं तो आशा करता हूं कि जो हमारे जो प्रभारी है दीपक बाबरिया जी, उनकी बात को पूरा पूरा ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। तो ये हमारे हरियाणा का माहौल है। बीजेपी आरएसएस की एक रणनीति होती है कि जहां डोमिनेंट कम्युनिटी है उसको साइड कर दो, बाकी को मिला लो। हरियाणा में हुआ जाट वर्सेस नॉन जाट, और सैनी को वहां पे बनाया गया, सैनी समुदाय के हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी हाल ही में राजकुमार सैनी मिले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से, कई नेताओं के साथ। ये वहां पर जो ये डिवीजन है, सोशल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जाट वर्सेस नॉन जाट, इसमें कुछ कमी आई है या ये डिवीजन बढ़ रहा है? वोट का पैटर्न किस तरफ जाएगा? देखिए सर, ऐसा है कि जो इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट का किया था हरियाणा में, तो इसको एक खिलाफ 35 बोलते हैं। ये कार्ड जो चलाया था इन्होंने, ये कार्ड इस बार मेरे को नहीं लगता कि चल जाएगा। किसी हद तक अगर चल सकता है तो अगर किसी एरिया में कोई जाट व्यक्ति को टिकट दे दी जाए और उसमें नॉन जाट व्यक्ति ज्यादा हो, तो वहां तो एक अलग बात है, वो व्यक्तिगत बात हो सकती है, पर एज ए होल, मतलब प्रिंसिपली हरियाणा में अब जाट वर्सेस नॉन जाट का जो इनका नारा था,
जो इंटरनल इनका चलता था वो अब नहीं चल रहा है किसी भी जगह पे। दूसरा कि इन्होंने नायब सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। इनकी स्वीट विल है किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाए। तो नायब सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनाने से देखेंगे आप कि हमारे यहाँ जो पंजाबी समुदाय है उसमें रिजेंटमेंट है, और जो हमारे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो यादव कम्युनिटी है उसमें रिजेंटमेंट है। भाई यादवों के वोट जब सैनी से ज्यादा है तो यादव को बनाने में क्या दिक्कत थी भारतीय जनता पार्टी? यादवों को इग्नोर करके नायब सिंह सैनी को बनाना, किसी भी यादव को अपने कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर नहीं बनाना फुल फ्लैज, तो इससे जो यादव कम्युनिटी है वो भारतीय जनता पार्टी के से विमुख हो गई है। तो ये कारण है। दूसरा ये कि चाहते हैं कि 1 वर्सेस 35 कर दे, मतलब जाट वर्सेस नॉन जाट करें। आखिर कब तक जनता इसको सहन करेगी? तो लोगों ने सोच लिया है कि भाई जब हमारे को कुछ मिलना ही नहीं है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जाट वर्सेस नॉन जाट करके इन्होंने मनोहर लाल जी खट्टर को बनाया। उनके मिनिस्टर कौन थे? उनके साथ किस आदमी ने सरकार चलाई? किस आदमी ने मलाई खाई? यही तो कारण है कि जेजेपी जो है वो साइड ट्रैक कर दिए लोगों ने बिल्कुल। अब जब लोगों ने जेजेपी को वोट दिया तो उन्होंने सोचा था कि उनके जाट समुदाय का कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, उनको कुछ अच्छा मिलेगा या उनको सपोर्ट करेगा। पर दुष्यंत कुमार जी ने ना तो सपोर्ट किया किसान कम्युनिटी को, ना उन्होंने किसी अच्छी तरह से रूल किया। इस वजह से वो जाट भी खिलाफ हो गए उनके, और इसी वजह से जो है नॉन जाट है वो भी खिलाफ हो गए। तो ये मेरे को लगता है कि जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा ज्यादा लंबा चौड़ा चलेगा नहीं। 1-2-4% कहीं चल जाए तो चल जाए। जी। सैनी समुदाय हरियाणा में काफी है और सैनी समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। ये कितना फैक्टर होगा सर? देखिए सर, सैनी समुदाय अब ये देखेंगे कि किस किस पार्लियामेंट्री सीट पे प्रभाव डालता है। जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जहां पर सैनी समुदाय के हमारे यहाँ के भी थे, एक मनोहर लाल जी सैनी थे। वो वहां कुरुक्षेत्र में जाकर के इलेक्शन लड़े और उस समय वो इलेक्शन जीते भी। तो सैनी समुदाय द्वारा प्रभावित जो कॉन्स्टिट्युएंसी है केवल एक है, कुरुक्षेत्र की। बाकी किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में सैनी समाज के इतने वोट नहीं है कि वो पूरे के पूरे इलेक्शन को प्रभावित कर सके। दूसरा के जो लोकल इश्यूज है, उन लोकल इश्यूज की वजह से लोग जो है बटे हुए हैं। जब किसी को कोई तरक्की करने के लिए, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है सरकार से, तो वो अब समुदाय को छोड़ करके सोच चुके हैं कि किस तरह से हमें काम करना है। तो हर कॉन्स्टिट्युएंसी का मामला इस मामले में अलग अलग है, पर सैनी कम्युनिटी एज ए होल केवल एक कुरुक्षेत्र को छोड़ करके बाकी कहीं पर भी प्रभाव नहीं डाल सकती। जी। क्या क्या मुद्दे होंगे वहां पर किसानों और पहलवानों को छोड़कर, और क्या क्या आपने रीजन की बात की, अलग अलग डिफरेंट रीजन में डिफरेंट बातें हैं, क्या क्या होगी? सर, प्रमुख बात तो यह है कि हरियाणा में से जाट और पहलवान निकाल दिया जाए तो फिर हरियाणा में बचता ही क्या है? किसान किसान रह जाता है, तो किसान भी जाट है, किसान ही पहलवान है। तो अब की बार जिस तरह से किसान के साथ व्यवहार किया गया और जिस तरह से हमारी जो पहलवान बेटियों के साथ व्यवहार किया गया, आपने 1-2 बार डिबेट भी की थी, बड़ी बढ़िया थी। तो वो चीजें लोगों के मन में है, और वो जब वोट पड़ेंगे उस समय लोगों को पता लगेगा। और इसमें मैं तो कहता हूं कि हमारा जो कांग्रेस पार्टी है ये अपने हरियाणा में, वो इन दोनों मुद्दों को किसी भी भाषण में उठाए बिना नहीं रहती है। जहां तक लोकल इशू है, आप देखेंगे कि लोकल इशू जो हर कॉन्स्टिट्युएंसी का अलग अलग होता है। हमारे यहाँ लोकल इशू है कि जो भी पार्लियामेंट में बन के जाता है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे हमारे यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद रहे, उन्होंने पिछले इलेक्शन में साफ तौर पर यह कहा पब्लिक मीटिंग में कि भाई मेरे को तुम्हें वोट देना दो, नहीं देना मत दो, मैं तो मोदी जी की वजह से आया हूं, और लोगों ने वोट दिए। तो अब उन्होंने देख लिया है कि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तुम्हें एक पार्लियामेंटेरियन भी चाहिए जो तुम्हारी बातों को वहां पे उठा सके। अब हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी ने एक बात नहीं की कभी किसानों के ऊपर। इसी तरह से दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसीज के जो पार्लियामेंटेरियन थे उन लोगों ने कोई बात नहीं की। अगर पहलवानों के बारे में बात की, हमारे यहाँ की किसान बेटियों के बारे में बात की, तो सिर्फ एक पार्लियामेंटेरियन थे जिन्होंने बात की, वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने जरूर इस बात को उठाया, और इसके साथ साथ उन्होंने एक और मुद्दा उठाया, जो हमारी अहीर रेजिमेंट है उसके बारे में भी मुद्दा उठाया
कि भाई जो अहीर रेजिमेंट है उसको बनाना चाहिए, बने ना बने वो तो एक अलग बात है, पर एक बार मुद्दा उठाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ जो यादव रेजिमेंट का मुद्दा है, सिर्फ एक सांसद जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया, बाकी किसी ने नहीं उठाया। दूसरी बात देखेंगे आपके भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है, ये जो अपने अलवर से लड़ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह है, हाँ भूपेंद्र यादव, नाम थोड़े स्लिप हो जाते हैं कई बार। तो आप समझिए, देखिए इसमें कोई ये बात झूठ बोलने की नहीं है, लोग कितना ही कुछ कहो कि यादव, मैं अगर यादव हूं, मेरे पास कोई भी आम आदमी आता है और यूं कहता है कि भाई मैं यादव हूं जी, इस वजह से मेरा थोड़ा करो, तो वो सोचता है कि कम से कम काम नहीं करेंगे तो हमारा सर तो पुचकार देंगे। भूपेंद्र सिंह जी के पास जब आदमी गए और उन्होंने कहा कि हमारा ये फला काम कर दो, छोटा मोटा जो भी था, तो उन्होंने कोई तवज्जो दी नहीं, उस समय तवज्जो नहीं दी, तो उन्होंने कह दिया भाई हम भी तो जी यादव हैं, आप भी यादव हो तो आपको करना चाहिए। तो उनका स्पष्ट जवाब था उस समय कि भाई हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में या जब जाट वगैरह चलता नहीं है। तो अगर अरे भाई जब तुम्हारे यहाँ, हाँ वो और ही कुछ चलता है, तो जब तुम्हारे यहाँ नहीं चलता तो भैया तुम जो है यादव बाहुल्य क्षेत्र से किस लिए तुम इलेक्शन लड़ते हो। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई वहां से भूपेंद्र यादव जी का कैसा रहेगा, तो मैंने कहा भाई अगर वो अपने आप को ये समझते हैं कि वो यादव कम्युनिटी से उन्हें कोई लेन देन नहीं है, तो वो जाकर के सीकर में लड़े, झुंझुनू में लड़े, चूरू में लड़े, जहां जाट है, और वहां देखे कि बीजेपी को क्या मिलता है। तो बीजेपी हर समय हर एक सीट पे जातिगत प्रभाव देख करके हमेशा सीट अपना कैंडिडेट उतारती है, और बात ये करते हैं कि हमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो अब की बार ना हरियाणा में जाट का वो चलेगा ना जाति से ही लेना देना होता है। मैं तो इसके बारे में कई बार कहता भी हूं कि जाति से लेना देना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, बाकी पार्टियों का तो साफ साफ है। जेजेपी जाटों की पार्टी है, उसमें कोई लेना देना उल्टा सीधा मामला नहीं है, सीधी सी बात है। इंडियन नेशनल लोकदल है, जाटों की पार्टी है, कोई लेना देना नहीं है। केवल लेना देना किसी को जाति से है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है। अभी मधु मिश्रा जी का बयान आपने सुना भी होगा, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनके मन की बात कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बाहर निकाल देता है, तो इनके तो मुंह में राम और बगल में छुरी कभी से है। इसके बारे में जो जानते हैं उनको तो पता है कि कैसे होता है। तो ये जातिगत आधार देख करके ही हमेशा टिकट बांटते हैं। जी एक आखिरी सवाल, जब टिकट की घोषणा हो जाएगी तब हम बात करेंगे जरूर। लेकिन हरियाणा कांग्रेस की जब बात होती है तो गुटबंदी की बहुत बात होती है। हुड्डा गुट, सरिया गुट, सुरजेवाला गुट, तमाम इस तरह के गुट होते। क्या जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, देश भर में पूरी रैली कर रहे हैं, रोजगार महंगाई की बात कर रहे हैं, उस समय अगर इस तरह की गुटबंदी हो तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। क्या इसमें कुछ सुधार, इम्प्रूवमेंट है? देखिए सर, सुधार की बात यह है कि गुटबंदी है, इसके बारे में मना करना बिल्कुल झूठ बोलना है। गुटबंदी का देखना यह है कि किसके पास तो जो है हाथ में हथौड़ा है और किस आदमी के हाथ में हथौड़ी है। हथौड़ा वर्सेस हथौड़ी का जो हमारे यहाँ गुटबाजी है, उसका इस बार जैसे ही टिकट बटेगी उससे सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जहां तक गुटबाजी है, केवल ये अपना इसमें हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भिवानी महेंद्रगढ़ में, बाकी जाकर के कहीं पर ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। सब लोग बैठते हैं, काम करते हैं। आप देखेंगे कि आज तक जो है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और जिनको आज लोग कहते हैं कि भाई जाटों के नेता हो गए हैं, उन्होंने स्टेज से कभी भी किसी की बुराई नहीं की है। और जो व्यक्ति ताकतवर होता है, जो व्यक्ति सक्षम होता है, उसकी बुराई तो लोग करते ही रहते हैं, चाहे विद इन पार्टी हो। और जो एक स्टैंडर्ड रिप्लाई है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में आदमी अपनी आवाज तो उठाएगा। कोई भी व्यक्ति टिकट मांग रहा है तो टिकट मांगते समय अपने बारे में बताएगा जरूर, और बताने के लिए उसको समर्थक भी चाहिए। तो समर्थक प्राप्त करने के लिए आदमी को कभी कभी किसी किसी पार्टी में गुटबाजी हो जाती है, और गुटबाजी तो सभी पार्टीज में आप देखेंगे कि अब हमारे अनिल विज जी हैं, मुद्दतों से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, और वो जाकर के अब हाँ चंडीगढ़ में बैठते नहीं है, बात नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी से।
तो गुटबाजी का जो है वो मीडिया का प्रचार किया हुआ ज्यादा है, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सके। जी। चलिए, शुक्रिया सर। और जब टिकट का आ जाएगा, घोषणा हो जाएगी, तब फिर हरियाणा पे एक बार चर्चा करेंगे। दोस्तों, राकेश यादव जी हैं, सोशल जी, एक्टिविस्ट जी, हैं, पहले धन्यवाद जज सर, भी रह धन्यवाद, चुके हैं। नमस्कार। पूरा वीडियो देखिए, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू सर।